आता है। सो सोशलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन सोसाइटी। अब सोसाइटी के चेंजेस किस टाइप के रहते हैं, लोग उन चेंजेस पे, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं और सिटीजन्स होते हैं, वो कैसे सफर करते हैं, उन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। Before the 18th century, the societies in almost all the countries were divided into states and orders, and everywhere the church and aristocracy control the political, social and economic power. चाहे किसी भी फील्ड का हो, 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी थी ऑलमोस्ट सभी कंट्री में, वहां के जो वर्किंग पोजीशंस है, जो ऑर्डर्स है, हर जगह एक चर्च के अकॉर्डिंग, या तो एरिस्टोक्रेसी मतलब उस समय कौन वहां शासन कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, जो कुलीन वर्ग जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो लॉज एंड ऑर्डर्स थे वो भी इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, एक पावर के लेवल पर वर्क किया जाता था। सोसाइटी उस तरह से बनाई जाती थी, मतलब जो एक पावरफुल पर्सन है वो डिसाइड करता था कि उसको क्या रूल्स लोगों पर लगाने हैं, क्या नहीं लगाने, किस रूल में चेंजेस लाना है। ये वो जो पावरफुल पीपल्स होते थे, पॉलिटिकल वे में जो वर्क करते थे, वो उनके हाथ में होता था सब कुछ। दे वर ग्लेयरिंग इन इक्वालिटीज इन सोसाइटी। तो ये जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या पावरफुल लोग जब सोसाइटी को हैंडल किया करते थे, तो एक इनइक्वालिटी वाला लेवल आ गया था सोसाइटी में, क्योंकि वो जब अपने इक्वल लेवल के लोग थे उन तक ही अपने रूल्स को प्रॉपर वे में चलाते थे। अदरवाइज जो उनसे लोएस्ट वे में चलने वाले या इकोनॉमिकली लो पुअर टाइप पीपल होते थे, या जिनकी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती थी, जो नॉर्मल पीपल्स होते थे, उनके लिए वो रूल्स बिल्कुल एक एक्सप्लॉयटेशन की तरह माना जाता था और एक इनइक्वालिटी बन गई थी सोसाइटी में। पीपल सफर्ड एंड वांटेड चेंज इन सोसाइटी। तो इस चीज को देखकर लोगों को लगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक इक्वालिटी आनी चाहिए, एक डिस्क्रिमिनेशन का जो एक नेचर बना हुआ है उसमें चेंजेस आना चाहिए, सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। जो कुछ रूल्स इस सोसाइटी के हित के लिए बने हुए हैं उन रूल्स को चेंज होना चाहिए, ताकि वो और अच्छे डेवलप तरीके से सोसाइटी में वर्क कर सकें। The French Revolution had a great impact on the world, and it paved the way of creating change in the societies in Europe and Asia. लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेनली है क्या। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोग इंट्रोड्यूस हुए तो उसने बहुत एक ग्रेट इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में लेकर आया था, और इसके जो चेंजेस थे वो मेनली यूरोप और एशिया जैसे जो कंट्रीज थी वहां से शुरू हुए। The significance of the French Revolution had become a topic of debate everywhere, including India, where reformers like Raja Ram Mohan Rai and Derozio debated bringing social change. ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो उसकी सबसे यूजफुल चीज क्या थी, सिग्निफिकेंस चीज क्या थी, कि लोगों के बीच फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक मुद्दा बन गया था। किसका, डिबेट का एक मुद्दा बन गया था कि अगर ये चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, ये चेंज लागू करना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए किस तरह से एडवांटेज रहेगा, किस तरह से डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। तो इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, यहाँ पर भी उस चीज को लेकर, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने को लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया लोगों में। जैसे कि जो कुछ रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय जो थे, देरोजियो जो थे, उन्होंने भी सोशल चेंज के लिए काफी ऐसे डिबेट्स को फॉलो किया। दे ब्रॉट मैनी सोशल रिफॉर्म्स एंड ट्राइड टू रीशेप सोसाइटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसी जो रिफ्रेशिंग चीजें थी ताकि सोसाइटी को फिर से रिफ्रेश किया जाए, न्यू स्टार्टअप किया जाए, सोसाइटी को चेंज किया जाए, इसके लिए काफी वर्क उन्होंने भी स्टार्ट कर दिए। बट द रिस्पॉन्सेज वेरिड। लेकिन जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है या सोसाइटी के किसी रूल को या सोसाइटी को चेंज करने की बात आती है, तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सबकी जो सोच होती है उसको लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट वेरिड टाइप की होती है, सब एक समान उस बारे में नहीं सोचते, किसी को वो चीज सही लगती है, किसी को वो चीज गलत लगती है, तो उस बेसिस पे लोग जो है वो उस पर किसी भी चेंज पर वर्क करते हैं। There was a group of people who wanted slow and gradual change। पहले तो कुछ जो ग्रुप के लोग होते हैं या एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिसमें लोग चाहते हैं कि ठीक है, अगर सोसाइटी में किसी चीज को चेंज किया जा रहा है तो वो एकदम से ना लाया जाए, उस चेंज में थोड़ी सी एक ग्रेजुअलिटी होनी चाहिए, एक नॉर्मल धीरे धीरे स्लो स्टेजेस बाय स्टेजेस उसमें चेंजेस आने चाहिए। एंड देयर वर अदर्स हु वांटेड रेडिकल चेंजेस। लेकिन कुछ ग्रुप लोगों के ऐसे बन गए जिनका ये मानना था कि अगर आप चेंज ला रहे हो तो उसको क्विक वे में एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द उसको
चेंजेस किए जाएं। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most powerful idea to shape society. तो रशिया का रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, रशिया के रिवॉल्यूशन के साथ साथ तब जो सोशलिज्म का जो प्रोसेस था वो पूरी सोसाइटी को शेप करने के लिए एक पावरफुल आइडिया माना जाए। आगे हम इसी चैप्टर में रशिया का जो रिवॉल्यूशन था उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या रशिया रिवॉल्यूशन में हुआ जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ गई कि हमारी सोसाइटी के चेंजेस एक पावरफुल आइडिया लेकर आया है और उसको चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो थे वो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग क्रिएट हुए। फर्स्ट इज द लिबरल्स। लिबरल्स कौन होते हैं? Liberals are those who tolerated all religions and opposed the power of dynasty rules. ठीक है, लिबरल्स वो लोग होते थे जो धर्म को लेकर सारी चीजों को बर्दाश्त कर जाते थे, लेकिन जो वंशवादी शासक हुआ करते थे, मतलब राजा, तो राजा का बेटा भी आगे चल के उसका जो शासन है वो संभालेगा, फिर उनके जो आगे वंशज रहेंगे, डायनेस्टीज रहेंगी, वो उनको संभालेंगे। तो उन ये जो रूल्स चल रहा था उस चीज को अपोज करते थे। उनका मानना था कि कुछ चेंज आना चाहिए, जो एक कंटिन्यू वे में जो चीजें कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए ताकि उसके भी वर्किंग प्रोसीजर को सिटीजन्स या लोग समझ सके या उसको किसी और को भी मौका मिल सके, ना कि ये जो वंशवादी जो शासक चल रहा था, रूल्स चल रहे थे, इसके अगेंस्ट खड़े थे। तो लिबरल वो लोग होते हैं। They wanted to protect and safeguard the rights of people against the autocratic rule of monarchs. ठीक है, वो चाहते थे कि लोगों के जो राइट्स है उनको सेफ रखा जाए, उनको प्रोटेक्ट रखा जाए, ताकि उनके राइट्स के अगेंस्ट कोई मोनार्क, कोई सम्राट अगर एक ऑटोक्रेटिक रूल लेकर आ जाए, मतलब जो उनके फेवर में ना हो, एक निरंकुश शासन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ रूल लेकर आए तो लोग जो है उसके अगेंस्ट आवाज उठा सके और अपने पावर, अपने राइट्स के लिए लड़ सके। ठीक है, तो लिबरल वो लोग होते थे जो नॉर्मल पीपल्स के राइट के लिए सेफ गार्ड के रूप में वर्क करते थे और उनको प्रोटेक्ट किया करते थे। दे वांटेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ठीक है, तो लिबरल्स जो थे वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट के फेवर में थे। पार्लियामेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? मैम जो राज्यसभा होती है। यस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जिसमें जो डिफरेंट क्या बोलेंगे उनको, क्या है, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज या यस। डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो पीपल्स है या रिफॉर्मर्स है, वो सारे इंक्लूड हो और साथ में बैठ के किसी चीज के बारे में चर्चा करे, डिबेट करे और उसके एक कंक्लूजन तक पहुंचे। तो वो एक ऐसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो लिबरल्स थे वो चाहते थे, एंड ए जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ रूलिंग क्लास। और एक जुडिशरी चाहते थे जो अच्छी तरह से जज कर सके कि जो रूलिंग क्लास है उसके लिए इंडिपेंडेंटली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके। तो ऐसे लिबरल्स लोग थे। नेक्स्ट इज द रेडिकल्स। अब रेडिकल्स किस टाइप के लोग थे? रेडिकल्स वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, रेडिकल्स जो थे, रेडिकल्स जो थे वो ऐसी सरकार चाहते थे जो मेजोरिटी के तौर पे अप्रूव हो। मेजोरिटी जैसे कि अभी होता है ना डेमोक्रेसी में, जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो मेजोरिटी जिसकी तरफ होती है, जिनको ज्यादा वोट्स दिए जाते हैं उन्हीं को चुना जाता है। तो रेडिकल्स ऐसे लोग थे जो ऐसी सरकार चाहते थे जो मेजोरिटी के तौर पर चुनी जाए, जिनको ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें, जिनके वर्क को या जो चाहते हो कि ये हमारे जो रूलिंग पावर है इनको मिलनी चाहिए। दे सपोर्टेड वुमेन्स मूवमेंट एंड गेव देम द राइट टू वेट। तो ये जो रेडिकल्स होते थे ये औरतों के लिए चल रहे जो भी मूवमेंट्स और प्रोग्राम्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे और चाहते थे या दिया उन्होंने कि वुमेन्स को भी इक्वली राइट मिलना चाहिए कि वो वोट कर सके और इक्वल लेवल पर पूरी कंट्री के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ चल सके। They were opposed to the privileges enjoyed by a certain section of the society and were against the concentration of wealth in the hands of a few. वो इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि जो सोसाइटी का कुछ सेक्शन है, कुछ पूर्वज जो चले आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलता रहे। उनका ये मानना था कि कुछ गिने चुने हाथों में ही जो पावर्स है वो होनी चाहिए और जो पावर्स है वो भी मेजोरिटी के थ्रू ही
अडेप्ट करनी चाहिए, अप्रूव की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रेडिकल पीपल्स थे। नेक्स्ट इज द कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ 3 टाइप के पीपल्स हम पढ़ रहे हैं, द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? Conservatives were, however, opposed to both the groups, although they also began to accept that some change was inevitable, but the change should be slow. कंजर्वेटिव्स वो होते थे जो दोनों ही ग्रुप के अपोज चलते थे। इनका ये मानना था कि पास्ट की जो चली आ रही चीजें हैं, अगर पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ बनाया है, छोड़ा है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे फॉलो अप करना चाहिए। अगर चेंज लाना भी है तो सही तरीके से, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजेस लाया जाए, ना कि एक थोप दिया जाए कि यार हमारी सोसाइटी में ये चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंग आप सब बदल जाइए। नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप पहले लोग उस चीज के लिए एग्री हो, फिर उस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करें, उसे अप्रूवल दे, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करें। तो एक स्लो मैनर होना चाहिए अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये कंजर्वेटिव्स का मानना था। They strongly believed that the past had to be respected. उनका ये मानना था कि एक पास्ट से बनी आ रही या पास्ट से चली आ रही कोई चीज है, तो कोई रूल है, कोई सोशल एक्टिविटी है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसको रिस्पेक्ट करते हुए अगर चेंज भी लाना है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए जाए, उसको पूरी तरह से हटाया ना जाए। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव्स थे। समझ में आया लिबरल्स कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं, और कंजर्वेटिव्स कौन से किस टाइप के पीपल होते हैं? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। जब किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन में या किसी भी एरिया में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, तो वो अपने साथ एक पॉजिटिव इफेक्ट्स प्लस नेगेटिव इफेक्ट्स भी लेकर आता है। तो इसी सोशल चेंज का सबसे बड़ा एग्जांपल यही रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से क्या हुआ, सोशल वे में भी और इकोनॉमिक वे में भी चेंजेस देखने को मिले। New cities came up with the introduction and expansion of the canal cities। ठीक है, जो न्यू इंडस्ट्रीज थी या न्यू सिटीज थी, जो एक इंडस्ट्रियल सेटअप के बाद, इस्टेब्लिश होने के बाद, जब एक छोटा सा एरिया एक बहुत सारे मतलब अच्छे खासे बड़े सिविलाइजेशन में चेंज हो जाता है, तो उसमें एक कैनल सिस्टम को या एक नए सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए, इंट्रोड्यूस या उसे एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए वर्क किया जाता है। फिर रेलवेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, रेलवेज वगैरह प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रेलवे वेज बनाए जाते हैं या हाईवेज को अच्छे से डेवलप किया जाता है, दस प्रोवाइडिंग लिंक विद अदर स्टेट। और इससे क्या होता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच एक लिंक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्रिएट कर सके और अपने जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका, या जो रॉ मटेरियल्स होने चाहिए या जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स होने चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल लेवल के लिए, वो इजीली उनको ट्रांसपोर्ट कर सके। As more and more people were migrating from rural areas to town in search of better prospect, the demand of the workers increased। तो इंडस्ट्रियल लेवल या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद से फिर क्या हुआ, जो रूरल एरियाज की तरफ जो विलेज पीपल्स हैं वो क्या हुए, माइग्रेट होना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें बेटर प्रोस्पेक्ट से लगा, जो एग्रीकल्चर फील्ड जिनके पास लैंड नहीं था या एग्रीकल्चर से जिन्हें कोई एडवांटेज नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एज अ एम्प्लॉयर, लेबर या वर्कर के थ्रू किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर उन्हें वर्क मिल सकेगा और उस पर वो प्रॉपरली एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो जो वर्कर्स की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, जो बेरोजगार थे वो आकर सेटल्ड हो गए। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वर्कर बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन भी अच्छा चलने लगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का जो लेवल है वो और ज्यादा एक्सपेंड होता चला गया, विच एब्जॉर्ब मिलियंस ऑफ पीपल एंड अदर वर्कर्स। ठीक है, तो इसकी क्या हुआ, जब इंडस्ट्री एक्सपैंड होती चली गई तो इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए, वर्किंग पोजीशन पे लाने के लिए और ज्यादा वर्कर्स हायर किए जाने लगे और वर्कर्स को अपॉइंट किया जाने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट होते चले गए और एम्प्लॉयमेंट
इंडस्ट्रियल लेवल के थ्रू एम्प्लॉयमेंट पाते चले गए। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दिस माइग्रेशन ऑन अ वास्ट स्केल कॉज सो मेनी मिजरीज एंड हार्डशिप्स। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसके कुछ पॉजिटिव वे है, ये है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और जो मॉडर्नाइजेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का, वो बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हुए। जब माइग्रेशन का प्रोसेस हुआ तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे जो मिजरीज थे, दुख थे, कष्ट थे लोगों को, वो भी सहने पड़े। क्योंकि माइग्रेट पीपल, ना आपके पास हाउसिंग है रहने के लिए, ना फैसिलिटी है, ना सैनिटाइजेशन की कोई फैसिलिटी है, तो एक अलग प्लेस से एक अलग प्लेस पर माइग्रेट होकर सफर करना, सरवाइव कर पाना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल और मिजरेबल हो गया लोगों के लिए। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट मेड द कंडीशन ऑफ द पीपल मेजरेबल। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्स्ट कब हो गई, जब काफी लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक उन्हें वर्क करना पड़ता था और वेजेस जो थे उनके, जो डेली इनकम थी उनकी, वो कम मिलती थी। उस अकॉर्डिंग इतना वर्क ज्यादा रहता था और उसका जो आउटकम था वो कम होता था। अनएम्प्लॉयमेंट मेड द कंडीशन ऑफ द पीपल। और धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी सीट्स एक इंडस्ट्री वैकेंट प्लेसेस को भर सकती थी, एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी, उतनी दी, और जितनी नहीं दे पाई वो लोग भी माइग्रेट हो गए। तो इसकी वजह से वो अब एक एम्प्लॉयमेंट के सर्च पे, वर्क के सर्च पर फिर वैसे ही रह जाते। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का भी जो जरिया था वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। द लिविंग कंडीशन वर अनफिट फॉर ह्यूमन बींग्स। इसकी वजह से जो उनके रहन सहन का जो तरीका था, रहने की जो लाइफस्टाइल थी, डेली जो वर्किंग पोजीशन थी उनकी, वो भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है, अनफिट हो जाती है बिल्कुल। As towns were growing rapidly, housing and sanitation were becoming acute problems, and the government did not show any concern about these problems. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बढ़ने के साथ साथ लोग इतने ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं कि उनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हाउसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर होती है, और जिसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है वो भी वर्क नहीं कर पाती। उनके जो इस सॉल्यूशन है, इस जो प्रॉब्लम है उसका एक सही सॉल्यूशन नहीं दे पाती, वर्क नहीं कर पाती। The people were living in slums with foul smells, and the employers found it more profitable to employ women and children because they could be employed at much lower wages and were mercilessly exploited. ठीक है, तो लोग क्या हुए, स्लम्स, झोपड़ियां बनाकर रहने लगे, सैनिटाइजेशन सही से ना या क्लीनलीनेस सराउंडिंग में ना होने की वजह से गंदी जो फाउल स्मेल्स होती है उनमें उनको सरवाइव करना पड़ा। एम्प्लॉयर्स जो थे उनके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज ये हुई कि वो औरतों और बच्चों को काम देने लग गए, क्योंकि उनका इसमें प्रॉफिट ये था कि एज कंपेयर टू मैन, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को लो वेजेस में वो अपना वर्क करवा सकते थे, और वो कोई आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर चलाने के लिए आदमियों को ऐसा लगता था कि ठीक है, अगर बच्चे और औरतें भी इन्वॉल्व हो जा रही है तो थोड़ा बहुत पैसा और आ रहा है, तो इसके लिए वो भी उनको साथ में ले लेते थे। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स होते थे इसमें अपना एडवांटेज ले लेते थे कि उनके लो वेजेस में वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस को वर्क दे दिया करते थे, और बहुत गलत तरीके से फिर उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। The liberals and radicals were concerned about such condition, and they searched फॉर द सोल्यूशन। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, जब इन सब चीजों के बारे में उनको पता चला, देखा उन्होंने जो रिवॉल्यूशन जिस तरह से वर्क कर रहा था, उस कंडीशन के बारे में उन्होंने सोचा कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, इस तरह से कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। They felt that efforts should be encouraged when the benefit could be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। तो इसके लिए उनको ये ऐसा लगा कि लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि अगर आप किसी चीज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी वे में चलना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एजुकेट हो जाइए। अगर आप एजुकेशन लेवल या एजुकेट हो जाएंगे, लिटरल हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, तो फिर उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। आप एक अच्छी पोजीशन पे वर्क कर सकेंगे और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। एक्चुअली जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे अवेयर तो रहेंगे, कोई आप मतलब उन लोगों को अवेयर तो नहीं करना चाहेगा, ठीक है, उनका एडवांटेज नहीं ले सकेगा, ये मेनली उनका मानना था।
If freedom of individuals was ensured and there was cooperation between the labor and the capital, without restraint, society would develop. ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल को उसकी फ्रीडम इंश्योर की जाए, मतलब वो फ्रीली वर्क कर सके बिना किसी प्रेशराइज के, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, और एक कोऑपरेशन, अगर एक लेबर और एक कैपिटल में एक कोऑपरेशन बना, मतलब जितना आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर वो वेजेस भी मिल रही है, वो कैपिटल भी मिल रहा है, वो बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो भी बिना किसी रेस्ट्रेंट के, रेस्ट्रिक्शंस के, तभी सोसाइटी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। समझ में आया ये टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, जब यूरोप में सोशलिज्म आया तो कौन कौन सी चीजें लेकर आया अपने साथ? सोशलिज्म पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन सोसाइटी देन ऑन द इंडिविजुअल। ये चीज हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं कि सोशलिज्म जब आता है, सोशलिज्म का जब वर्क होता है, तो वो किसी एक पर इफेक्ट नहीं करता, किसी इंडिविजुअल पर इफेक्ट नहीं करता, बल्कि पूरी सोसाइटी पर इफेक्ट करता है। Second essential thing is it aims at the elimination of capitalism, which is a natural enemy of the work class. जब एक सोशलिज्म होता है तो या सोसाइटी के चेंज की बात आती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो इकोनॉमिक वे में करता है, और जो डेली पर्पस से वर्किंग क्लास जो होती है, ये उनका एक सबसे बड़ा एनिमी के तौर पर वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में जो भी चेंज आएंगे तो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली जो होती है वो सबसे ज्यादा इन सब चीजों से इफेक्ट करती है। Socialism stands for the elimination of competition where there is too much economic waste. Socialism क्या करता है, कंपटीशन लेवल को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लेवल पर वेस्टेज देखने को मिलती है। Moreover, there is never a fair competition between the rich and poor on account of existing economic inequality. क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये कंपटीशन लेवल एक बराबर, एक इक्वल लेवल पर किया जाता है, इनइक्वालिटी लेवल पर कोई कंपटीशन नहीं होता। एक अमीर और गरीब है, उनके बीच क्या कंपटीशन होगा? कुछ भी नहीं। The danger of starvation forces man to accept whatever is offered to him by the capitalist. सबसे बुरी चीज क्या होती है? भूख। स्टारवेशन की वजह से जो भूख होती है वो किसी इंसान को या किसी आदमी को मजबूर कर देती है कि उसे जो भी, जैसे भी, जिस भी अमाउंट में अगर कुछ वर्क ऑफर किया जा रहा है, कहीं से भी कुछ वर्क मिल जा रहा है, तो वो फोर्सफुली उस वर्क को करने के लिए मजबूर हो जाता है। It stand for the abolition of private property in land and stand for the nationalization and socialization of all factors of production. ठीक है, इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, लैंड होते हैं, ठीक है, उनकी पूरी तरह से एबोलिशन स्टार्ट हो जाती है। एबोलिशन मीन्स जो लोग होते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, या उनके पास एक 2 टाइम्स ऑफ मील्स भी नहीं हो पाते, तो उसके लिए उनको अपनी प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन, ये दोनों ही फैक्टर बहुत ज्यादा मोड पर इफेक्ट करते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ वुड सोसाइटी ऑपरेट विदाउट प्रॉपर्टी? What would be the basis of for such a society? लेकिन क्वेश्चन तब अराइज हो जाता है जब किसी के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो सोसाइटी कैसे अराइज करेगी, सोसाइटी कैसे बनेगी? ठीक है, सोसाइटी कैसे वर्क करेगी, उसके मायने क्या होंगे? यहाँ पे इसी चीज को लेकर, सोशलिज्म को लेकर, कुछ अर्ली सोशलिस्ट हैं, उनका कहना है सोशलिस्ट हैज डिफरेंट विजन्स अबाउट सोशलिज्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सोशलिस्ट हैं, उनका एक अपना एक अलग अलग जरिया है सोशलिज्म को वॉच करने का, विजन्स अलग अलग है उनके सोशलिज्म को समझने के। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ का मानना है कि कोऑपरेशन बहुत जरूरी है चीजों में, उसी की वजह से सोशलिज्म वर्क कर सकता है। रॉबर्ट ओवन sought to build a cooperative community called New Harmony, but this experiment failed due to the mismanagement and indisciplined individualism. जैसे कि रॉबर्ट ओवन थे, वो एक थ्योरी लेकर आए, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की एक थ्योरी लेकर आए, जिसका नाम उन्होंने न्यू हार्मोनी रखा। लेकिन ये जो कम्युनिटी थी, ये पूरी तरह से, ये जो एक्सपेरिमेंट था उनका सोशलिज्म को लेकर, ये पूरी तरह से फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि
जो एक इंडिविजुअलिज्म था, एक जो पर्सन, कॉमन पर्सन अगर देखा जाए तो उसका हर चीज में एक मिसमैनेजमेंट होना, डिसिप्लिन मैनर में ना रहना, तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर गई। इन फ्रांस टू, लुइस ब्लैंक wanted the encouragement of cooperative, where an association of people would work together and divide the profit according to their work। ठीक है। उसी तरह फ्रांस के जो कम्युनिस्ट, सोशल कम्युनिस्ट थे, वो उनका लुइस ब्लैंक का मानना था कि कोऑपरेटिव जो है, मतलब किसी चीज का कोऑपरेशन अगर लोगों को एनकरेज किया जाए, उसके बारे में एक एसोसिएशन बनाई जाए लोगों की, जहां वो एक साथ एकजुट होकर वर्क कर सके और अपने प्रॉफिट्स को अपने वर्क के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दे, तब जो सोशलिज्म का प्रोसेस है वो वर्क कर सकता है। चार्ल्स फॉरियर was a French socialist. He also supported the cooperative movement. जो चार्ल्स फॉरियर थे, फ्रेंच सोशलिस्ट थे, उन्होंने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट किया। According to him, the universe was governed by certain laws which had to be discovered and applied to social life with a view to have happiness and prosperity, which could be possible only if people live in units to operate freely। उनका ये मानना था कि एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी कोई इंसान तब जी सकता है जब वो एक कोऑपरेटिव वे में चल सके, हर चीज के साथ, सोसाइटी में चल रही हर एक एक्टिविटीज के साथ या एक दूसरे के साथ अगर कोऑपरेटिव वे में चलेंगे तो ही कोई चीज वर्क कर सकती है। इस यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना कोऑपरेशन के वर्क कर रही हो। ठीक है।